नमस्कार, न्यूज़ार के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज चल रहे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को चुनाव के 4 महीना पहले छत्तीसगढ़ का पहला मुख्यमंत्री बना दिया गया। दिल्ली में बुधवार को कांग्रेस की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कलह को समाप्त मान रही है। दूसरी तरफ भाजपा का कहना है कि कांग्रेस के डैमेज कंट्रोल से अब कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि प्रदेश की जनता कांग्रेस की असलियत जान चुकी है। पेश है एक रिपोर्ट। टीएस सिंहदेव बने डिप्टी सीएम। क्या समाप्त हो गया कांग्रेस का अंदरूनी कलह? क्या हो गया कांग्रेस का डैमेज कंट्रोल? क्या इस बार भी बन गई जय वीरू की जोड़ी? बीजेपी ने कसा कांग्रेस पर तंज। कहा बाबा ने पकड़ाया झुंझुना, बाबा को बनाया बलि का बकरा। टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद राजनीति के गलियारों में कुछ सवाल उठने लगे हैं। वो सवाल क्या है? छत्तीसगढ़ में जय और वीरू की जोड़ी फिर से तैयार हो गई है? क्या छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच की तल्खी खत्म हो गई है और फिर से जय और वीरू की जोड़ी 2023 के चुनाव के लिए कमर कसकर तैयार है? कम से कम कांग्रेस की दिल्ली बैठक की तो यही कवायद है। बुधवार को दिल्ली में हुई बैठक के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज चल रहे टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। प्रशासनिक व्यवस्था में राज्य में उप मुख्यमंत्री को अतिरिक्त दायित्व का कोई प्रावधान नहीं है। वो महज एक पद है और बाकी मंत्री की तरह उप मुख्यमंत्री की भी भूमिका रहती है। लेकिन टीएस सिंहदेव कांग्रेस के इस फैसले को शिरोधार्य करते हुए छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री बनने को अपना सौभाग्य बता रहे हैं। मैंने हमेशा यही जाना है, माना है और समझा है कि सरगुजा के अंचल में पला बढ़ा छत्तीसगढ़ ने अपनाया, बहुत स्नेह दिया। कांग्रेस पार्टी ने काम करने का मौका दिया और लीडरशिप ने जवाबदारियां दी। तो जीवन में यही है कि जो जवाबदारियां मिले हैं उनको अच्छी तरीके से अपने क्षमता के अनुरूप निभाओ, सबको साथ लेके चलना है और कोशिश करना है कि सीमित समय में भी जो कुछ कर सकें मिलजुल के हम लोग सबको कांग्रेस के भले के लिए, पार्टी के भले के लिए, छत्तीसगढ़ के भले के लिए, छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए प्रयास करना है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्य विपक्षी दल बीजेपी का कहना है कि चुनाव में 4 महीने पहले कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री पद का झुनझुना पकड़ा दिया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की नैया जब डूबने को हो तो बाबा को फिर से पतवार पकड़ाकर बलि का बकरा बना दिया गया है। लेकिन इससे क्या कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रदेश की जनता कांग्रेस की असलियत जान गई है। बीजेपी का कहना है कि राज्य में अगली सरकार बीजेपी की बनेगी। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में श्री टीएस सिंहदेव साहब को उप मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय कांग्रेस पार्टी ने लिया है। हमें लगता है जो बात हम पहले से कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की स्वेच्छाचारिता, उनकी हिटलरशाही, उनकी एकला चलो की नीति से पूरे प्रदेश की जनता भी त्रस्त है और कांग्रेस पार्टी के अंदर इसको लेकर के आंतरिक कलह मचा हुआ था। और जो भ्रष्टाचार का आरोप हम लगा रहे थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के ऊपर और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के ऊपर कि कोयला घोटाला, शराब घोटाला, पीएससी घोटाला, खाद्यान्न घोटाला, उस चेहरे को इतना बदरंग वो चेहरा हो गया था, उस चेहरे को वास करने के लिए टीएस सिंहदेव साहब को उप मुख्यमंत्री 3 महीने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। बीजेपी कुछ भी कहे, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या 2023 के चुनाव के लिए जय और वीरू की जोड़ी फिर से तैयार हो गई है? तो क्या टीएस बाबा के उप मुख्यमंत्री बन जाने से सरगुजा की 14 सीटें कांग्रेस फिर से जीत लेगी और कांग्रेस अब की बार 75 पार के आंकड़े को प्राप्त कर लेगी? जाहिर है ये कैमरे के सामने एक दूसरे को गले लगाने नहीं, दिल भी लगाने से होगा और तभी 2023 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता भी बरकरार रह पाएगी।
डॉक्टर संजय शेखर, न्यूज आवर, रायपुर। तो टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। ये बातें कही जा रही हैं कि डैमेज कंट्रोल हो गया है। इसका फायदा कांग्रेस को होगा या नहीं होगा, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय कराएंगे। हमारे साथ सारिक रईस खान, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर किरण बघेल, बीजेपी प्रवक्ता नारायण शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर किरण बघेल बीजेपी प्रवक्ता अभी नहीं जुड़े हैं, थोड़ी देर बाद ये जुड़ेंगे। फिलहाल दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करें। कांग्रेस प्रवक्ता सारिक रईस खान, शुरुआत आपसे। यह सही है कि कांग्रेस में आंतरिक कलह थी, मीटिंग हुई और उसमें हल निकाला गया। उप मुख्यमंत्री का पद पाकर के जो भी उनकी बातें सामने आई हैं, बयान सामने आए हैं टीएस सिंहदेव का, इससे वो संतुष्ट तो दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है कि यह जो जय बीरू की जोड़ी एक बार फिर बनती हुई दिखाई दे रही है, इसका लाभ कांग्रेस कितना पाएगी और कहां तक? देवेंद्र जी, जो आपने जो आंतरिक कला की बात की है, ये किसी भी तरह की ऐसी कोई कला कांग्रेस में कभी भी नहीं रही है। जब 15 साल विपक्ष में रहकर हम जन विरोधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से एकजुट होकर लड़ते रहे, चाहे सरकार बनने के बाद जो विकास के कार्य हैं, जो हमारा एक जन घोषणा पत्र है जिसे हमने शिरोधार्य मानते हुए पूरी तत्परता के साथ और पूरी ईमानदारी और लगन के साथ उसे हमने लागू किया। तो बात जो पार्टी की कभी कोई बातें रहती हैं तो वो पार्टी के अंदर ही बैठकर बातचीत, परस्पर संवाद, अपने बड़े नेताओं से मार्गदर्शन लेना, उनकी राय लेना और आगे कैसे बेहतर कार्य करें और कैसे समन्वय स्थापित हो, ये सब बातें चलते रहती है। ये इसको आप कलह का नाम नहीं दे सकते। और आदरणीय भूपेश बघेल जी और टीएस सिंहदेव जी इससे पहले जो 2018 में आप हमें ये बताइए रईस खान जी कि क्या टीएस सिंहदेव जो हैं वो निष्क्रिय नहीं दिखाई दे रहे थे? मुख्यमंत्री की बात को लेकर ढाई साल की बात हुई, उसके बाद से उन्हें 2.5 साल में भी उन्हें नहीं बनाया गया। तो ये सारी जो बातें हैं, इससे क्या वो निष्क्रिय नहीं दिखाई दे रहे थे? जी नहीं, टीएस सिंहदेव जी एक बहुत ही एक सजग राजनेता हैं, एक ईमानदार राजनेता हैं और पार्टी के बहुत ही अनुशासित सिपाही हैं। उन्हें जो भी कार्य दिया जाता है वो पूरी लगन के साथ और पार्टी के हित में करते हैं। और अपने मंत्रालयों में भी वे लगातार मंत्रालयों की बैठक लेते रहते थे। हमने विगत कुछ दिनों में उनके फेसबुक या ट्विटर की जो पोस्ट देखी, उन्होंने सर्किट हाउस में, मंत्रालय में, अपने बंगले में जो अपने स्वास्थ्य मंत्रालय है तो उसकी एक समीक्षा बैठक ली और आगे कैसे कार्य योजना बनाए जाए लोगों के हित के लिए, उस पे भी उन्होंने कार्य किया। संगठन के जो कार्यक्रम है उसमें वे लगातार हिस्सा लेते रहे। सरगुजा में अभी संभागीय सम्मेलन हुआ, या चाहे जो पार्टी की जो इस तरह का भी जो कार्यक्रम अभी लगातार चल रहे हैं उसमें टीएस सिंहदेव जी की सहभागिता रही है। तो इसे हम नहीं कह सकते कि कभी कोई निष्क्रिय रही या कोई उनके मन में किसी तरह की कोई असंतोष रहा हो। ठीक है, डॉक्टर किरण बघेल जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सवाल, कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है, सवाल जवाब भी शुरू हो गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने अपने जवाब दे दिए हैं, बारी आप ही की है। टीएस सिंहदेव उप मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं। जहां बीजेपी को ये लगता था कि इस क्षेत्र में, यानी कि सरगुजा की अगर जो क्षेत्र की बात करें तो वहां पर अगर टीएस सिंहदेव निष्क्रिय होते हैं तो उसका लाभ बीजेपी को मिलता है, लेकिन अब तो उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब वो लाभ तो मिलता कहीं दिखाई नहीं दे रहा। बीजेपी अब इसका तोड़ क्या करेगी? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, आप जवाब दीजिए। टीएस सिंहदेव जी, आप देख रहे हैं शुरू से ही अपनी
मनोइच्छा जाहिर करते आ रहे हैं मुख्यमंत्री पद को लेकर। शुरू से वो बिल्कुल ही स्पष्ट थे कि 2.5 साल की बात की गई और शुरू से ही इनकी मंशा मुख्यमंत्री बनने की थी। मगर अब सवाल उठते हैं, मात्र 120 दिन के लिए उप मुख्यमंत्री पद से नवाजा जा रहा है, जो कि उन्हें झुंझुने के तौर पर है। 120 दिन में भी अगर 2 महीने आचार निकल जाते हैं तो बचते हैं 60 दिन। हम देखते हैं 60 दिन में इनकी इस नव सृजित पद का फायदा कांग्रेस सरकार को मिलता है। साथ ही ये बात स्पष्ट हो जाता है इसके केंद्र नेतृत्व पर से भूपेश बघेल जी के पर से भरोसा कहीं न कहीं उठ चुका है। नारा लगाते थे कि भूपेश है, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अब ये नारा बदल के भूपेश तो भ्रष्टाचार के रूप में परिवर्तित हो चुका है। अब देखना ये है कि डॉक्टर किरण बघेल जी, सवाल ये नहीं है क्या सरगुजा क्षेत्र में जो लाभ दिख रहा था, नहीं डॉक्टर किरण बघेल जी, क्या सरगुजा क्षेत्र में बीजेपी को जो लाभ दिख रहा था अभी दिख रहा है क्या? सीधा सीधा जवाब दीजिए। बिल्कुल, क्योंकि 4.5 साल सरगुजा की जनता ने देखा कि किस प्रकार उनके जनाधार वाले नेता, एक राजा परिवार के नेता, लेकिन सर्वमान्य नेता थे, 4 साल तो किस प्रकार कांग्रेस शासन के अंदर उनका लगातार अपमान किया गया। टीएस सिंहदेव जी किस प्रकार लगातार अपमान का घूंट पीते रहे, यहाँ तक कि उन्हें अपने विभाग से भी इस्तीफा देना पड़ गया। मुझे लगता है सरगुजा की जनता इस नेता का, अपने राजा का अपमान का बदला आने वाले चुनाव में जरूर कांग्रेस के विरोध वोट करके जताएगी। ठीक है जी। नारायण शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम आपके पास आना चाहेंगे। नमस्कार जी नमस्कार। नारायण शर्मा जी, टीएस सिंहदेव का उप मुख्यमंत्री बनाया जाना छत्तीसगढ़ का राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस के लिए कितना महत्वपूर्ण है और बीजेपी के लिए कितना नुकसानदायक? देवेंद्र जी, ये सिर्फ जो है एक क्रम बदला है। उप मुख्यमंत्री के पास कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है और न ही ये संवैधानिक पद है, लेकिन नेक्स्ट टू सीएम गृह मंत्री को माना जाता है, जो कि ताम्रध्वज साहू जी हैं। उस क्रम को बदल दिया है कि नेक्स्ट टू सीएम अब टीएस बाबा हैं। इसके अलावा कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है, ना ही इससे कोई लाभ होने वाला है और ना ही कोई हानि होने वाली है। हानि और लाभ में देखेंगे आपको कुछ नहीं परिवर्तन, जो स्थिति है वही स्थिति रहेगी। क्या क्योंकि कार्यकर्ता जी हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, 2.5 साल से इंतजार कर रहे हैं। जी 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 2 साल पूरे हो गए और ये 6 महीने बचे हैं। तो 2 साल से इंतजार कर रहे हैं कि टीएस बाबा मुख्यमंत्री बनेंगे, अब बनेंगे, कब बनेंगे। तो कार्यकर्ता को इनसे कोई लाभ होने वाला है नहीं। मुख्यमंत्री के करीबी होने का कोई लाभ नहीं मिलने वाला और जनता को भी कोई लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि इनके पास कोई बजट नहीं है, ना ही अब बजट का कोई प्रावधान हो सकता है कि अपने क्षेत्र में कुछ विशेष कार्य कर पाए। तो मुझे तो कुछ नहीं दिखाई देता इससे कि तो मान लिया जाए नारायण शर्मा जी, तो मान लिया जाए कि जो बीजेपी कह रही है कि झुंझुना पकड़ा दिया गया है, तो झुंझुना लेकर के बजा रहे हैं टीएस सिंहदेव जी। इसमें कोई दो राय नहीं है, झुंझुना ही दिया है जी, जिसको बजाएंगे अब बाबा और बाबा के कार्यकर्ता झुंझुना बजाएंगे। शारिक रईस खान जी, झुंझुना ही थमा दिया है आप लोगों ने। अब देखने वाले की नजर पे और सोचने वाले की सोच का ये फर्क रहता है कि ये झुंझुना है कि ये एक पार्टी का सम्मान है और इस सम्मान से कार्यकर्ताओं का मनोबल कितना बढ़ेगा और कितना उत्साह में पड़ेगा, क्योंकि टीएस सिंहदेव जी केवल सरगुजा में ही नहीं पूरे प्रदेश में एक सर्वमान्य नेता है। और जिस तरह से मैं आपको पिछली बार यही बताना चाह रहा था कि इसीलिए मुख्यमंत्री नहीं बनाए आप लोग 2.5 साल पहले, 2 साल पहले, इसीलिए सर्वमान्य नेता है, इसीलिए ना सर भाई
हमारी पार्टी में बहुत से नेता हैं जी, जो आम जनता से और पूरे प्रदेश स्तर पे जो उनका व्यापक जनाधार है, कार्यकर्ता पूरे जिलों के उनके साथ जुड़े हैं। लेकिन मुख्यमंत्री किसी एक व्यक्ति को बनना है, और विधायक दल की बैठक और जो पार्टी हाईकमान का निर्णय रहा, क्योंकि हमारी पार्टी में चाहे आंतरिक लोकतंत्र रहे चाहे बाह्य लोकतंत्र रहे, उसी हिसाब से ही हम फैसला लेते हैं। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं होता है कि आप देखेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं तो सभी दावेदार तो नहीं थे ना सर, सभी दावेदार तो नहीं थे। ढाई साल की बात तो सभी के साथ नहीं हुई थी। जो भी आपके दावेदार नेता थे कि बहुत जनाधार वाले आपके पास नेता थे छत्तीसगढ़ में, लेकिन जो दावेदारी थी ये दोनों के बीच थी, सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव, इन्हीं दोनों के बीच दावेदारी थी। ढाई साल की बात हुई थी। अब बनाए भी हैं, चुनाव नजदीक आ गया है तो वो भी उप मुख्यमंत्री, तो क्या समझा जाए इसे? देखिए, मीडिया में चर्चा के अनुसार और जो एक हवा चल रही थी इस तरह की, चाहे वो विरोधी पार्टी द्वारा उड़ाई गई हो या क्या था उसमें, क्योंकि हम तो छोटे लेवल के कार्यकर्ता, हमें ये पता नहीं कि किस तरह ढाई साल की बात हुई। लेकिन जो एक कांग्रेस को एक बहुत बहुमत और एक बहुत बड़ा बहुमत मिला, उसमें जो हमारे आंतरिक लोकतंत्र और जो के तहत में जो चुनाव हुआ वो आदरणीय भूपेश बघेल जी का हुआ। देवेंद्र जी ठीक है, इसको दुरुस्त कराने का प्रयास करेंगे। हम बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर किरण बघेल जी के पास जाना चाहेंगे। आपको भले ही पता नहीं हो कि ढाई साल की बात हुई है नहीं हुई है, छोटे कार्यकर्ता चाहे बड़े कार्यकर्ता हैं, हम तो आपको बड़े कार्यकर्ता मानकर ही, प्रवक्ता मानकर ही यहाँ पर बुलाए हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको जानकारी नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बीजेपी बहुत बारीकी से जानकारी रखती है कांग्रेस की। तो डॉक्टर किरण बघेल जी बताइए, ढाई साल वाली क्या बात थी? डॉक्टर किरण बघेल जी। कुशवाहा जी, कुछ दिन पहले ही आप लोग ने देखा है कि किस तरह बस भर के विधायक दिल्ली रवाना हुए थे और दिल्ली में ये नारे लग रहे थे कि छत्तीसगढ़ इसके संग खड़ा है, छत्तीसगढ़ डोर करके बाबा बाबा बोल रहे हैं। ये नारे स्पष्ट तौर पे दिल्ली में छत्तीसगढ़ के विधायकों और कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाए गए, जो कि जग जाहिर है। साथ ही देख सकते भूपेश बघेल जी का जो हिटलर शाही या एकला चलो वन मैन आर्मी शो जो चल रहा है, जिससे पूरे तो छत्तीसगढ़ की जनता से बात छुपी पहले इन द कांग्रेस संजय जी का मोहन मकान जी द्वारा फैसला लिया गया को पलटा गया हो, या चरणदास महान जी को सार्वजनिक जगह पे अपनी अंतिम इच्छा जाहिर करना राज्यसभा जाने की बात को लेकर हो, या सत्यनारायण शर्मा जी या धीरेन्द्र साहू जैसे वरिष्ठ नेताओं को दरकिनारा लगाया गया हो। अब भी छत्तीसगढ़ कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल ही वन मैन आर्मी शो, जो कि भूपेश बघेल अकेले ही लीड कर रहे हैं, इससे उनके विधायक, उनके कार्यकर्ता गठित हैं और कहीं न कहीं इनके संगठन में, इनके सत्ता में तालमेल कम नजर दिखती है। चाहे जय सिंह अग्रवाल अपने ही क्षेत्र के कलेक्टर पे सवाल उठा रहे हो, बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे जी अपने ही पुलिस थाने में रेड लिस्ट आने की बात कर रहे हो, या अमितेश प्रणाली के प्रश्न चिन्ह उठा रहे हो। ठीक है, मुख्य बिंदु पे आइए डॉक्टर किरण बघेल जी। डॉक्टर किरण बघेल जी, मुख्य बिंदु पे आइए। ये तमाम बातें होती रहती हैं, ठीक है, वो आपकी बातें समझ में आती हैं, ठीक है, हम आपके पास आएंगे। नारायण शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपके पास आना चाहेंगे। ढाई साल की जो बात हुई थी सर, अभी कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है। खान साहब कह रहे हैं मुझे पता नहीं है, छोटे लेवल का कार्यकर्ता हूं, लेकिन इस बात का पता नहीं है, तो आपको तो पता होगा ना सर, आप बता दीजिए पहले सर, इसको क्लियर कर लेते हैं। मुझे ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को पता है और राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेस के सभी नेताओं को पता है कि आंतरिक एक समझौता हुआ था जिसमें पहला टर्म भूपेश बघेल जी को 2.5 साल का मिलना था और दूसरा टर्म 2.5 साल का टीएस बाबा को मिलना था। टीएस बाबा को जैसे ही 2.5 साल के बाद पद नहीं मिला तो गाहे बगाहे मीडिया में वो अपनी बात कहते रहे, क्योंकि वो कांग्रेस के सिपाही बनकर बात करते हैं, इसलिए स्पष्ट वो हिम्मत नहीं है उनमें। लेकिन बातें सामने आई गई मीडिया के माध्यम से, सबको पता चल गया कि कोई 2.5 साल का कोई फार्मूला तय हुआ था। लेकिन उस फार्मूले पे काम नहीं हुआ। रईस खान जी, अब हम आपके पास आते हैं और ये सवाल करते हैं कि ये बताइए
जब पूरे छत्तीसगढ़ को, पूरे देश को पता था, तो आपको पता क्यों नहीं था? आप बताना नहीं चाहते क्या? नहीं भाई, मेरे सामने या ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा होती तो मुझे पता चलता। अभी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, कर्नाटक में बनी है, वहां पे हमको पता है कि भाई सुक्खू जी हिमाचल के मुख्यमंत्री बने और सिद्धारमैया जी वहां के मुख्यमंत्री बने। अब मीडिया में हवा फैलेगी कि भाई वहां पे ऐसा कुछ आंतरिक समझौता, तो ये सब बातें एक अभी तो हम ये जानते हैं कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक विधायकों की राय से हाईकमान ने जिसे तय किया है वो हमारा नेता है। और भारतीय जनता पार्टी जहां 4 साल में 4 प्रदेश अध्यक्ष बदलती है, नेता प्रतिपक्ष 2 बार नेता प्रतिपक्ष बदला जाता है इस 4 साल के कार्यकाल में, तो वे उन्हें क्या हक है कि कांग्रेस की जो ये जो नई नियुक्तियां हैं या ये एक संगठनात्मक या एक सरकार की, ये संगठन है आपका, ये सरकार है ना सर, ये संगठन नहीं है। संगठन पे भी अभी टिप्पणी की थी मैडम ने, हमारी प्रवक्ता बहन जो भारतीय जनता पार्टी की थी, उन्होंने कि भाई ठीक है, जैसा कि नारायण शर्मा जी ने कहा, जैसा नारायण शर्मा जी ने इससे पहले कहा कि अब मुख्यमंत्री तो बना दिए गए हैं, आप कह रहे हैं झुंझुना नहीं है, मान लेते हैं हम झुंझुना नहीं है, ठीक है, अब बजट क्या देंगे, अपने क्षेत्र में विकास क्या कराएंगे, 3 महीने में कौन सी तीर मार लेंगे वो, अब बताइए। देखिए यहाँ पे विकास तो वे अब 4.5 सालों से सरगुजा क्षेत्र में, इससे पहले जब से विधायक है, जब विधायक नहीं थे वे, जब एक आरक्षित हुआ करता था, तब से वहां के लोगों के लिए, उस क्षेत्र के विकास के, एक सर्वांगीण विकास के लिए वे टीएस सिंहदेव जी काम कर रहे हैं। लोगों तक उनकी सीधी पहुंच है, चाहे नहीं अब बना दिए ना, उप मुख्यमंत्री बना दिए हैं, तो क्या अतिरिक्त बजट देंगे उनको, है समय? देखिए अब अतिरिक्त बजट तो हमारा घोषित हो चुका है, और जो जिस विभाग के मंत्री है वो उसका कार्य करेंगे वे, और उसके बाद में जो उनकी मांगे हैं प्रमुखता से एक उप मुख्यमंत्री के रूप में, चाहे किसी भी विभाग की मांगे रहे उनकी विकास से संबंधित अपने क्षेत्र में या पूरे छत्तीसगढ़ के संबंधित, तो प्रमुखता से उनकी बातों को रखा जाएगा और उनकी मांगे पूरी की जाएगी। जी ठीक है, उनकी मांगे पूरी की जाएगी। डॉक्टर किरण बघेल जी, कांग्रेस इस समय अगर जो कहा जाए संगठनात्मक रूप से एक तरह से मजबूती लेकर आई है, मीटिंग से यही फायदा हुआ है। टीएस सिंहदेव, भले ही आप प्रवक्ता ये बता रहे हो कि नहीं कोई विवाद नहीं था, लेकिन खटपट तो थी, तनातनी थी, खींचतान थी, मन मुटाव तो था, कुछ तो था सर, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। और इसीलिए उप मुख्यमंत्री का पद उनको दिया गया है इस चुनाव में कि फिर कोई दिक्कत ना आने पाए। आप बताइए, उस नुकसान, अब तो मजबूत हुई है कांग्रेस, लेकिन जब कांग्रेस मजबूत जहां होगी वहां बीजेपी कमजोर होगी, यह भी सत्य बात है, यह भी सत्य है, 100% सत्य है। दिल से बताइएगा, सोच समझ करके बताइएगा, गुणागणित करके बताइएगा डॉक्टर किरण बघेल जी, क्योंकि अगर जो घुमा करके बातें करेंगे तो हमारे दर्शक भी बड़ी होशियार हैं, पकड़ लेते हैं, और आप ही लोगों की बातों पर विश्वास करके एक मन बनता है, चुनाव में लोग जाते हैं। इसलिए सभी प्रवक्ता, जो भी आप खान साहब और बघेल जी, दोनों प्रवक्ताओं से मैं ये कहता हूं कि जो भी बातें हों सटीक और सत्य बोलिए। आप बताइए कहां कमजोर हुई हैं और उसकी भरपाई बीजेपी कैसे करेगी? मंत्री बनने से कोई भी कांग्रेस के संगठनात्मक आगे से कांग्रेस कतई ही मजबूत नहीं हुई है, बल्कि ये और एक तरह से कमजोर हुई है। मैंने कहा ना, हमें एक चीज समझाइए, हमें एक चीज समझाइए बघेल जी, डॉक्टर किरण जी, डॉक्टर किरण जी, हमें एक चीज समझा दीजिए, हमें एक चीज समझा दीजिए। मैं नाराज हूं, नहीं, हम आपके संगठन में हैं, मैं नाराज हूं, हमें समझा दीजिए जरा। मैं नाराज हूं, मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं, और मैं अच्छा नेता भी हूं, हमारे पीछे लोग हैं कि एक इशारे पर अपना दिशा चेंज कर देंगे। ऐसे स्थिति में आपने मुझे प्रसन्न किया, अपने संगठन में ले लिया, मैं सक्रिय हो गया, तो क्या हमारे विपक्ष को नुकसान नहीं होगा? दिल से बताइएगा, भले ही आप कहिए कि मेरा नुकसान नहीं हुआ, आप बताइए होगा या नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा देवेंद्र जी, ठीक है।
कि राजा साहब की मनो इच्छा थी मुख्यमंत्री बनने की। अगर आप उनकी मनो इच्छा पूरी नहीं करते, उन्हें एक छोटा पद देके संतुष्ट करने का मात्र प्रयास करते हैं, इतना होगा कि वो संतुष्ट है कि नहीं, क्या वो इस पद से खुश है कि नहीं, इसका असर आने वाले चुनाव में क्या होता है। या वो 4 साल लगातार उनका अपमान जो मुख्यमंत्री के द्वारा हुआ है, हर 4 साल में पूरे लगातार उनका मुख्यमंत्री के द्वारा जो अपमान हुआ है, क्या उस अपमान का बदला वो लेंगे, ये देखने वाली बात है। और भाजपा हमेशा से मजबूत थी, और जो कांग्रेस कहती थी कि अब किस चेहरे पे भाजपा चुनाव लड़ेगी, तो मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहूँ, कांग्रेस की अगले चुनाव का चेहरा कौन होगा? मुख्यमंत्री? ठीक है, ये आपसे भी पूछा जाएगा, ये आपसे भी पूछा जाएगा, ये सवाल आपसे भी है, और हमारा अगला सवाल भी यही था। लेकिन हम पहले नारायण शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, इनके पास जाना चाहेंगे जी, और सवालों की शुरुआत यही करेंगे कि जो भी छत्तीसगढ़ में हो रहा है इस समय, राजनीतिक करवट जो भी इधर उधर बदले जा रहे हैं, इसमें एक चीज देखने को ये मिला है कि बीजेपी, जो बीजेपी है, ये भी कमल के फूल को अपना दूल्हा बना रही है। और अब इस मीटिंग के बाद ये सामने आया, पहले तो भूपेश बघेल चेहरा थे, अब इस मीटिंग के बाद ये बातें सामने आ गई हैं कि अब वो भी सामूहिक रूप से चुनाव लड़ेंगे। जी, कारण क्या है वहां छत्तीसगढ़ में ऐसा हो क्यों रहा है? चेहरा क्यों नहीं आ रहा? क्या चेहरे की कमी है या अंदर की कुछ गड़बड़ियां सामने आ जाएंगी इसलिए चेहरा छुपाया जा रहा है? देवेंद्र जी, यह है पार्टी का मामला, और पार्टी इस तरह के निर्णय इसलिए लेती है कि गुटबाजी सामने ना आए। अगर किसी भी चेहरे को आप सामने लाएंगे तो पार्टियों में कई गुट रहते हैं, और वो गुट उस चेहरे के खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं, चाहे पार्टी कांग्रेस हो, चाहे पार्टी भाजपा हो। तो जब गुटबाजी को रोकना होता है तो न्यूट्रल कर दिया जाता है कि अब कोई चेहरा नहीं है, अगला मुख्यमंत्री पार्टी का हाईकमान तय करेगा, पार्टी की कोर कमेटी तय करेगी। तो सारे के सारे लोग, सारे के सारे गुट सक्रिय हो जाते हैं कि हो सकता है मेरी बारी आ जाए, हो सकता है मेरी बारी आ जाए। लेकिन कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे में अभी जो देखा गया है, कुमारी शैलजा जी ने प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के आदेशों को निरस्त कर दिया है, यानी कि अध्यक्ष पद की गरिमा अब बची नहीं है, उनको निर्णय लेने का कोई अधिकार भी नहीं है। तो ये संगठनात्मक जो अभी बात हो रही थी, तो संगठन का जो अंदरूनी तालमेल है वो पता चल रहा है कि अंदर अंदर खाने में एक दूसरे की खींचतान चल रही है, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये अंदर खाने तो इस तरह की बातें होती रहेंगी, लेकिन हमारे पास समय नहीं है, फिर भी एक क्वेश्चन जरूर हम लेंगे। रईस खान जी, आप जी बोलिए। जी, रईस खान जी, अभी तो भूपेश बघेल हमारे चेहरा होंगे, हमारे चेहरा होंगे, चेहरे की बात हम कर लेते हैं, अब सामूहिक रूप से लड़ा जाएगा मीटिंग के बाद, ऐसा क्यों? देखिए, निश्चित रूप से अभी भूपेश बघेल जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने 4.5 साल जो कांग्रेस की सरकार ने एक आम जनता के लिए काम किया है, चुनाव में तो मुख्य मुद्दे उसी आधार पे ही रहेंगे। अब चुनाव के बाद में क्या स्थितियां परिस्थितियां बनती है, उसमें पार्टी का हमारा आंतरिक लोकतंत्र बहुत मजबूत रहता है, और हम लोकतंत्र के हिसाब से ही निर्णय लेते हैं। ऐसा नहीं कि अपना कोई भी निर्णय नहीं, तो विधायकों की मनोभावनाएं जो है, ये थियरी हर जगह क्यों नहीं लागू हो जाती? यह थियरी हर जगह क्यों नहीं लागू होती? हर जगह लागू होती है साहब। कहाँ हर जगह लागू हुई है? यहाँ मध्य प्रदेश की अगर जो बात कर लें तो यहाँ तो कांग्रेस के जो चेहरा है कमलनाथ जी हैं, पहले से जग जाहिर है कि हम कमलनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, हर राज्य की स्थिति परिस्थिति भिन्न होती है, और पार्टी वहां पर विपक्ष पे है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन ये बात आप लोग कभी नहीं मानेंगे कि अंदर खाने कुछ न कुछ गड़बड़ है, खरीद फरोख्त कर अपदस्थ किया। तो उस स्थिति और परिस्थितियों में भी कमलनाथ जी ने पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी के इस लोकतांत्रिक रवैये और जो एक
जनमत का उन्होंने अपमान करने का काम किया, खरीद फरोख्त करने का काम किया और सरकार बनाई वहां पर जिस तरह से, तो उसमें कमलनाथ जी पूरी तरीके से डटे रहे। तो वहां मध्य प्रदेश की स्थितियां भिन्न है और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 4.5 साल जिसमें हमारे सभी मंत्री टीएस सिंहदेव जी रहे और चाहे वरिष्ठ नेता हो मोहन मरकाम जी रहे, संगठन और सत्ता ने पूरे तालमेल के साथ जनता के हित के लिए काम किया। कोरोना जैसे विकृतियों में किसानों के लिए समझ गया। हमारे पास समय कम है, आपकी बातें समझ में आ गई सर। ठीक है डॉक्टर किरण, सवाल वही, छत्तीसगढ़ में सामूहिक रूप से चुनाव लड़ रही है बीजेपी, वहां तो कोई चेहरा नहीं है। शायद आप कहेंगे कि कमल का फूल ही हमारा चेहरा है, उसी पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो फिर हम आपसे पूछ लें, ये काम मध्य प्रदेश में क्यों नहीं? यहां तो मामा को चेहरा बनाया गया है। जी जल्दी से जवाब दीजिए, समय नहीं है हमारे पास। आज भी स्पष्ट बहुमत के साथ हमारी सरकार आई थी और अन्य राज्यों में हम सिर्फ अन्य राज्यों में भी चुनाव हुए, इतने बहुत सारे राज्यों में हमने कमल के फूल को भी सामने लड़ाया। मुझे आशा है कि जनता हमारे पिछले 15 साल के कार्यकाल के विकास की गंगा जो छत्तीसगढ़ में बही है उसका न्याय करेगी। कितना तो यही 15 साल बनाम 4 साल और विकास को महत्व देते हुए हमारी सरकार को वापस विधायक दल के नेता मिलकर मुख्यमंत्री का चुनाव। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में राजनीति ने करवट ली है। टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाकर एक बड़ी चाल चल दी गई है। बीजेपी के लिए वहां मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं और यह मुश्किलें बीजेपी के सत्ता की ओर बढ़ते मार्ग में रोड़ा साबित हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि कोई भी यह मानने को तैयार नहीं कि हमारे दल में कुछ गड़बड़ है, खींचतान है, इसलिए इस तरह के पदों को दिया गया है। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियां छत्तीसगढ़ में यह मानने को तैयार नहीं है। हां, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जरूर लगा रही हैं और यह राजनीति है चलती रहेगी। लेकिन जनता को सावधानी से देखना होगा कि उन्हें क्या करना है। फिलहाल इस कार्यक्रम में